अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जो उसकी जॉइंट प्रेस रिलीज है वो रिलीज कर दी गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट्स रेस किए गए हैं। सबसे पहले तो एक सेपरेट विंडो बताई गई है 2025 से 2029 के दरमियान, जिसे चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी एंड शेयर्ड फ्यूचर का न्यू ईरा क्लेम किया गया है। और इस न्यू ईरा में पाकिस्तान और चाइना ना सिर्फ इकोनॉमिक डोमेन में नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि एज वेल एज कोऑपरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट्स। यहाँ डिफेंस और सिक्योरिटी की डोमेन जो कि हम उसको कवर करते हैं ज्यादातर, तो उस पर हम बात करेंगे। अब खास तौर पर सीपैक 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है। अब जहाँ सीपैक 2.0 लॉन्च हो रहा है तो उसके साथ साथ आपने उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है, प्लस ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को बल्कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। करंटली जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट है वो इस वक्त इंडिया ही है, क्योंकि लास्ट टाइम ये मैंने मई में देखा था कि इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पर, या करने की कोशिश की थी। और फ्यूचर में इंडिया एक प्रॉपर मिसाइल फोर्स बना रहा है, रॉकेट फोर्स जैसी ही, और उसका काम ही होगा कि पाकिस्तान के मिलिट्री और की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। और उसके खिलाफ पाकिस्तान और चाइना एक प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन पाथवे लेकर आ रहे हैं, और उसकी विंडो हमारे सामने है 2025 से 2029 के दरमियान। अब इनमें कुछ अहम चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला तो आ जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स का J-35, और ये एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट प्लस ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इनका काम ये होगा कि इंडिया की तरफ से अगर कोई इस तरह का अटैक लॉन्च करने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले इंडिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल स्ट्राइक्स करने वाले हैं उनको पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आने से पहले ही शूट डाउन किया जाए, बिकॉज ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इंडियन रेडार्स के पास करंटली वो कैपेबिलिटी नहीं है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाए। ये तो कैपेबिलिटी हम उनकी मई में भी देख चुके थे कि वो इवन पुराने GF-17 ब्लॉक 1 को भी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, और ब्लॉक 1 इजीली जाकर S-400 पर स्ट्राइक करके आ गए थे आदमपुर के एरिया में। फिर भुज में भी GF-17 ब्लॉक 3 गए थे। हालांकि जो GF-17 थंडर है ये कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इनका एक पर्टिकुलर RCS है जो कि नॉर्मल X बैंड, L बैंड जैसे या S बैंड जैसे रेडार्स देख सकते हैं, लेकिन उसमें जाहिर बात है ट्रेन हगिंग और दूसरे इस तरह की टैक्टिक्स होती हैं जो आप यूज करते हैं, लो लेवल फ्लाइंग वगैरह, जिसको यूज करते हुए आप एनिमी की रेडार डिटेक्शन से बच सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब J-35 के आने के बाद पाकिस्तान मजीद डीप जा सकता है इंडिया के अंदर, और जब आप मजीद डीप जाएंगे तो आप एक्सटेंडेड रेंज पर जाके BVR मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसा जहां पहले आपने 200 किलोमीटर का किल जोन अचीव किया था, फ्यूचर में आप हो सकता है 350-400 किलोमीटर का किल जोन भी अचीव कर लें, जो फिर अगेन इंडिया को पुश करेगा कि वो अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स तो वहाँ यूज नहीं कर सकते, तो वो यूज करेंगे अपने जरा शॉर्ट रेंज मिसाइल से जरा लॉन्ग रेंज MLRs, या जिनकी रेंज उस किल जोन से बाहर की होगी कि वो दूर से ही पाकिस्तान के एरियाज को टारगेट कर सकें। अब वहाँ इंडियन मिसाइल्स को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए। करंटली HQ-9B बड़े नंबर्स में पाकिस्तान इंडक्ट करेगा जो अभी लग रहा है, और फ्यूचर में इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी काम हो रहा है। प्लस अगर मामला आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं तो आपके पास फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए। HQ-19 को लेकर अभी बात चल रही है, और मोर देन 90% चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान मिलिट्री के सर्विस में आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान डिफेंस और सिक्योरिटी के डोमेन में जो इससे बड़ा चैलेंज है वो ये कि इंटरनल जो इस तरह की प्रोक्सीज है, सॉर्ट ऑफ इंडियन बैक्ड BLA है, जिसे सपोर्ट कौन करता है हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद TTP जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। अब उनको लेकर पाकिस्तान और चाइना काउंटर टेररिज्म के डोमेन में एडवांस वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। रिसेंटली भी वॉरियर 8 एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई थी। इनमें क्या होता है कि रोबोटिक डॉग्स, ड्रोन वॉरफेयर प्लस काउंटर टेररिज्म की इवॉल्विंग सिचुएशन, उनको देखा जाता है, उनके खिलाफ अपनी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। और चाइना इसमें पाकिस्तान आर्मी से काफी सीखता है, बिकॉज पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के डोमेन में बहुत लंबे अरसे से डिप्लॉयड है, और ये जॉइंट लर्निंग चाइना यूज करता है अपने फ्यूचर वेपन्स को स्टैब्लिश करने के लिए, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये सिर्फ सिक्योरिटी या डिफेंस तक ही महदूद नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो गोल है वो ये कि इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान एक फ्रंटल फेस हो चाइना का। इवन दो कि दुनिया में अगर कोई डिफेंस डील होती है जहां चाइना डायरेक्टली वो डिफेंस डील नहीं कर सकता अमेरिका के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से, वहां पाकिस्तान उसको लीड करे, पाकिस्तान फ्रंट फेस बने, वो डिफेंस डील साइन करे और चाइनीज वेपन सिस्टम्स को अपने थ्रू एक्सपोर्ट करे। तो इनिशियल फेजेस में ये चीज पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम चीज है। लेट्स सपोज जैसे खबरें आ रही है कि सूडान HQ-60 खरीद सकता है
अगर उनके मुल्की हालात ठीक होते हैं, तो अगर उनकी जंग वगैरह खत्म होती है, तो HQ-16 की डील उन्होंने पाकिस्तान के साथ साइन की है, जिसमें K-8 भी वो लेंगे प्लस पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स भी लेंगे। तो यहाँ जो HQ-16 है वो चाइना से पाकिस्तान आएंगे, और जहाँ पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट भी बेचना है तो उनके साथ ही उन्हें मिलाकर भी आगे भेज दिया जाएगा। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनको लेकर अभी काम चल रहा है। सो इन पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम उस पर भी आपको ऑन बोर्ड लेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।